गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पावर एंड इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स के नेक्स्ट ई लेक्चर में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है टर्न ऑफ मैकेनिज़्म के बारे में। इससे पहले वाले ई लेक्चर में हमने टर्न ऑन मैकेनिज़्म के बारे में चर्चा की थी। उसमें हमने विभिन्न कैरेक्टरिस्टिक्स को बताया था। साथ ही इसमें भी हम वही चर्चा करेंगे कि टर्न ऑफ जो प्रक्रिया होती क्या है और उसमें क्या घटित होता है। ठीक है, तो इससे पहला वाला लेक्चर है जो उसकी मैं आपको जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। देखिए, टर्न ऑफ मैकेनिज्म बेसिकली होता क्या है कि यानी कि एससीआर को ऑफ करने की प्रक्रिया होती है। तो इस लाइन के द्वारा समझते हैं। देखिए, थायरिस्टर टर्न ऑफ मीन्स दैट इट हैज़ चेंज फॉर्म ऑन टू ऑफ स्टेट एंड इज कैपेबल ऑफ ब्लॉकिंग द फॉरवर्ड वोल्टेज। यानी कि वह प्रक्रिया यानी कि टर्न ऑफ वह प्रक्रिया है जिसमें एससीआर ऑन से ऑफ अवस्था में आ जाए, यानी कि किसमें आ जाए, ऑन से ऑफ अवस्था में आ जाए। साथ ही साथ वह क्या करे, फॉरवर्ड वोल्टेज को रोकने की क्षमता रखे। तो वो क्या कहलाएगी, उसकी टर्न ऑफ अवस्था कहलाएगी। और इस प्रोसेस को यानी कि टर्निंग ऑफ प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कम्यूटेशन कहते हैं। यानी कि यह जो शब्द है वो केवल एससीआर या पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इन शॉर्ट मैं बता सकता हूं कि आपको कम्यूटेशन वह प्रोसेस है जिसके द्वारा एससीआर को ऑफ किया जाता है। यानी कि द प्रोसेस ऑफ टर्निंग ऑफ ए थायरिस्टर इज कॉल्ड कम्यूटेशन। और वंस द थायरिस्टर इज ऑन, गेट लूजेस कंट्रोल ओवर एससीआर। यानी कि देखिए, जब एससीआर ऑन हो जाता है तो गेट का कोई भी कंट्रोल एससीआर पे नहीं रहता है। यानी कि समझ सकते हैं बात को। यानी कि अगर आप गेट सिग्नल को हटा भी लेते हैं तो एससीआर में निरंतर धारा प्रवाहित होती रहेगी। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यानी कि एससीआर को ऑफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो एससीआर को ऑफ करने के लिए जो उसके एनोड करंट का मान किससे कम रखना पड़ेगा, होल्डिंग करंट। जब मैंने आपको रेटिंग्स ऑफ एससीआर पढ़ाई थी तो वहाँ पे दो करंट का मैंने बात की थी। एक तो होता है लैचिंग करंट और एक होता है होल्डिंग करंट। तो होल्डिंग करंट का मान लैचिंग करंट से कम होता है और लैचिंग करंट वह करंट कहलाता है जो एससीआर को ऑन अवस्था में रखने के लिए कम से कम करंट होता है। साथ ही साथ होल्डिंग करंट वह होता है जो एससीआर को ऑफ करने के लिए इस जो एनोड करंट का मान है वह होल्डिंग करंट से कम होना चाहिए। तो यानी कि एससीआर को ऑफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एनोड करंट का मान होल्डिंग करंट से कम करना पड़ेगा। परंतु एक बात इसमें और निकल के आती है। देखिए, अगर मान लीजिए एससीआर पर अभी भी क्या है, उदाहरण के तौर पर देखिए, अगर इस एससीआर की मैं बात करता हूँ, इस एससीआर में देखिए अभी यहाँ पॉजिटिव यानी कि एनोड पर क्या है, पॉजिटिव सप्लाई और कैथोड पे क्या है, नेगेटिव सप्लाई। यानी कि एससीआर आपका क्या है, अभी इस किस अवस्था में है, फॉरवर्ड वाइस अवस्था में। और हमने यहाँ देखिए गेट सिग्नल हटा लिया है। साथ के साथ क्या है, अभी इसका जो करंट है वो क्या है, अब धीरे धीरे अगर मान लीजिए डिक्रीज होता जा रहा है। तो वो अगर एनोड करंट, मान लीजिए एनोड करंट किसी अवस्था से कैसे हमने इसको करा, हमने इसके एनोड करंट को कैसे कम करा। देखिए, जो एनोड करंट प्रवाहित हो रहा है, अगर हम इसके पास एक लोड लगा देते हैं और उस लोड का मान निरंतर बढ़ाते रहते हैं, जो एनोड करंट है वो जब होल्डिंग करंट से नीचे हो जाएगा तो एससीआर क्या हो जाएगा, आपका फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में आ जाएगा। आप ये चीज़ जानते हैं कि फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड क्या होता है, उसमें केवल एक लीकेज धारा प्रवाहित होती है। परंतु अभी भी आपका एससीआर क्या है, पॉजिटिव यानी कि फॉरवर्ड मोड में है। तो जैसे कि मैं बता सकता हूं, देखिए परंतु जैसा कि मैं बता सकता हूं कि देखिए अभी भी आपका एससीआर क्या है, फॉरवर्ड बाइस मोड में है। तो यह अभी भी जो है वोल्टेज को ब्लॉक नहीं कर रहा है। अगर मान लीजिए क्योंकि अभी भी इसमें ऐसी फेवरेबल कंडीशन बनी हुई है, क्योंकि आपका जंक्शन अभी J2 अभी पूरी तरह से वापस से डेवलप नहीं हो पाया है। तो इससे आपका एससीआर पुनः क्या हो सकता है, कंडक्शन मोड में आ सकता है। तो एससीआर को पूर्ण रूप से ऑफ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो पोलैरिटी है एससीआर की उसे क्या करना पड़ेगा, रिवर्स। यानी कि आपका एससीआर क्या होना चाहिए, रिवर्स बाइस होना चाहिए। जिससे क्या होगा, इसके अंदर जो चार्ज कैरियर्स हैं वो पूर्ण रूप से वापस अपने यथावत स्थान पर आ जाएंगे और एससीआर
ऑफ हो जाएगा। तो उसके लिए भी एक समय लगता है, ठीक है। यानी कि रिवर्स बाइस SCR को पहले तो सबसे पहली प्रक्रिया क्या होगी कि SCR के एनोड करंट को हमें क्या करना है, होल्डिंग करंट से कम करना है। दूसरी चीज़ क्या होगी, SCR पर रिवर्स वोल्टेज आरोपित हो जिससे उसमें रिवर्स करंट प्रवाहित हो। कौन सा करंट प्रवाहित होगा, रिवर्स करंट प्रवाहित होगा। वह रिवर्स करंट क्या करेगा, देखिए किसी भी डिवाइस को ऑफ करने के लिए बेसिकली हम बात करेंगे सेमीकंडक्टर डिवाइस की बात करते हैं। देखिए अगर एक नॉर्मल में कंडक्टर की बात करूं तो उसमें जो टाइम होता है ऑफ अवस्था होने का वह कम होता है, क्योंकि उसमें केवल एक ही प्रकार का मटेरियल होता है और एक ही प्रकार के चार्ज कैरियर्स होते हैं। परंतु यहाँ पे देखिए जो आपके चार्ज कैरियर्स दो प्रकार के हैं। पी टाइप की वजह से होल्स हैं जो कहाँ गए हुए थे, एंड की तरफ गए थे, और उसी प्रकार से जो आपके एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहाँ पे गए हुए थे, यहाँ। तो इन दोनों चार्ज कैरियर्स को अपने बेसिक स्थान पे यानी कि होल्स को पुनः आपको कहाँ पहुँचाना है, होल्स को आपको पुनः कहाँ पहुँचाना है, वापस से पी के अंदर, और उसी प्रकार से आपको इलेक्ट्रॉन्स को कहाँ पहुँचाना है, वापस से एन की लेयर्स में। तो ये प्रोसेस आपका टर्न ऑफ प्रक्रिया कहलाती है, और इसके लिए जो लगने वाला समय क्या कहलाता है, टर्न ऑफ टाइम कहलाता है। तो इसके जब रिवर्स बाइस जब इस पर वोल्टेज आरोपित होगा, यानी कि जब आप रिवर्स वोल्टेज आरोपित करेंगे तो क्या होगा, जो चार्ज कैरियर्स हैं वह कहाँ जाने जाएंगे, स्वतः अपने निश्चित स्थान पर पहुंचना चालू हो जाएंगे, जिससे आपका जंक्शन J1 और J2 के अंदर जो चार्जेस कैरियर हैं वो अपने अपने यथावत स्थान यानी कि जो P वाले जो होल्स हैं जो अभी कहाँ पर हैं N में, तो वो कहाँ पहुंचना चालू होंगे, P की तरफ, ठीक है। और उसी प्रकार से जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहाँ पहुंचना चालू होंगे, आपके एन की तरफ। तो इससे जो एक्स्ट्रा जो चार्जेस कैरियर्स हैं उनसे धारा प्रवाहित होगी, और कौन सी धारा कहलाएगी, वो रिवर्स धारा। यह रिवर्स धारा क्या कार्य करती है, यह रिवर्स धारा जो अतिरिक्त चार्ज कैरियर्स हैं उन्हें वापस पुनः अपनी लेयर में पहुंचाने का काम करती है, यानी कि जंक्शन J1 और J3 को एक्स्ट्रा चार्जेस कैरियर से मुक्त कराती है। यानी कि क्या होगा, जो चार्ज कैरियर्स हैं जैसे कि आपके जो P के हैं वो P में पहुंच जाएंगे, यानी होल्स वापस P में पहुंच जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पहुंच जाएंगे, L एरिया में पहुंच जाएंगे। तो ये तो हमारा प्रोसेस क्या कहलाता है, रिवर्स रिकवरी प्रोसेस। यानी कि जो रिवर्स धारा के द्वारा जो एक्स्ट्रा एक्सेस चार्ज कैरियर्स हैं वापस पुनः अपने लेयर्स में पहुंच जाएंगे। तो इस समय को हम कहेंगे रिवर्स रिकवरी प्रोसेस या रिवर्स रिकवरी टाइम। जो इस समय के लिए लगेगा, यानी इस प्रोसेस में जो समय लगेगा उसे हम क्या किससे डिनोट करेंगे, रिवर्स रिकवरी टाइम। आइए पुनः फिर वापस उसे स्लाइड की बात कर लेते हैं हम। तो हमारा जो स्लाइड में चल रहा था, मैं आपसे इस पर चर्चा कर रहा था कि यानी कि SCR को जब एनोड करंट को हम जीरो भी कर देंगे तब भी उसे एक रिवर्स वोल्टेज लगाना पड़ता है, यानी कि उसे रिवर्स बाइस करना पड़ता है जिससे वो क्या हो जाए, ऑफ हो जाए। तो अब देखिए, अब बात करते हैं ये इसकी क्या है, हमारे पास टर्न ऑन और टर्न ऑफ कैरेक्टरिस्टिक है SCR की, ठीक है। तो हमने जब पिछले लेक्चर में केवल टर्न ऑन की बात की थी, टर्न ऑन में लगने वाले समय की बात की थी, यहाँ पर हम पहुँच चुके थे। देखिए ये जो इसका टर्न ऑन के समय क्या होता है, जो एनोड वोल्टेज है उसका मान ऑन स्टेट वोल्टेज ड्रॉप की हो जाता है। परंतु अब हम केवल किसकी बात करेंगे, टर्न ऑन प्रोसेस की बात करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ये वाला क्षेत्र है, इसके बाद वाला इस तरफ का क्षेत्र है वो क्या है, टर्न ऑफ क्षेत्र है, ठीक है। तो जैसे ही आप SCR के करंट को जीरो यानी कि SCR पर रिवर्स वोल्टेज यानी कि लगाना चालू करते हैं तो इसका जो एनोड करंट है वो क्या होता है, डिक्रीज होना चालू होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो इंस्टेंट T1 है और ये जो इंस्टेंट T3 है, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ कि टर्न ऑफ टाइम होता क्या है। देखिए टर्न ऑफ टाइम वह टाइम है या वह टाइम ड्यूरेशन है जब आपका SCR का एनोड करंट जीरो हो जाए और साथ ही साथ आपका SCR का जो वोल्टेज है वो क्या हो जाए, वो भी जीरो हो जाए। तो आप इस जगह देख सकते हैं यहाँ पर इस बिंदु पर T1 बिंदु पर आपका SCR का जो एनोड करंट है वो जीरो हो चुका है, और ये जो डिफरेंस है ये TQ जो है, ये जो आप देख सकते हैं TQ, उस पर यहाँ पे T4 में देखिए आप, T4 के समय जो कि यहाँ पर आपका SCR का वोल्टेज क्या हो गया है, ज़ीरो हो गया। यानी कि
इट इज़ डिफाइंड एज द टाइम बिटवीन द इंस्टेंट एनोड करंट बिकम्स जीरो एंड इंस्टेंट एससीआर रिगेन्स फॉरवर्ड ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी, यानी कि वह समय अंतराल जब आपका एनोड करंट यानी कि वह समय अंतराल जिसमें आपका एनोड करंट जीरो हो जाए, साथ ही साथ आपका एससीआर का जो वोल्टेज है वह क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तथा वह फॉरवर्ड वोल्टेज को ब्लॉक कर सके, वह आपका क्या कहलाता है, टर्न ऑफ टाइम कहलाता है। अब टर्न ऑफ टाइम भी आपके दो भागों में विभाजित होता है, एक होता है रिवर्स रिकवरी टाइम जिसे हम TRR से डिनोट करते हैं, और एक होता है गेट रिकवरी टाइम जिसे हम TGR से डिनोट करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ये जो है टाइम आपका T1 से T3 के मध्य, ये आपका क्या है, रिवर्स रिकवरी टाइम है, और जो T3 से T4 के मध्य है वह आपका गेट रिकवरी टाइम है। आइए इन दोनों टाइम के बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए रिवर्स रिकवरी टाइम क्या होता है, इट इज़ द इंटरवल इन विच चार्ज कैरियर्स रिमूव फ्रॉम J1 एंड J3 जंक्शन। जैसे कि मैंने अभी आपको पीछे की स्लाइड में जब SCR के माध्यम से समझाया, तो यह वह समय अंतराल है जब J1 और J3 जंक्शन से एक्सेस चार्ज कैरियर्स क्या करे जाते हैं, वापस से स्वीप आउट या निकाले जाते हैं, उसे क्या कहेंगे हम, रिवर्स रिकवरी टाइम कहेंगे। देखिए एट टाइम T1 एनोड करंट फॉल्स टू जीरो, जब T1 समय आएगा आपका, जो ये T1 समय है, इस समय आपका एनोड करंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ जीरो होने के पश्चात जब आपका जो ये जो इस पे हल्का सा रिवर्स वोल्टेज लगेगा, इसकी वजह से क्या होगा, आपका एनोड करंट जो करंट और टाइम के स्लोट के अनुसार ही क्या होगा, रिवर्स दिशा में प्रवाहित होगा। यह रिवर्स दिशा में प्रवाहित होने के द्वारा क्या होगा, आपके फॉरवर्ड करंट को डिक्रीज करेगा और नेगेटिव दिशा में प्रवाहित होगा। साथ ही साथ क्या होगा, इससे यह जंक्शन J1 और J3 में जो एक्सेस चार्ज कैरियर्स हैं, यानी कि जो आपके जो J3 की बात करता हूँ मैं, J3 के N लेयर में जो आपके होल्स हैं वह कहाँ पहुँचना चालू हो जाएंगे, J1 की तरफ, और साथ ही साथ J1 में जो इलेक्ट्रॉन है वह कहाँ पहुँचना चालू हो जाएंगे, J3 में चालू हो जाएंगे। और जो समय है, जो समय आपका T2 है, उस तक आपका क्या होगा, 60% जो चार्ज कैरियर्स एक्सेस वाले वह क्या हो जाएंगे, स्वीप आउट हो, यानी कि वापस अपने निर्धारित स्थान पर पहुंच जाएंगे। उसके बाद धीरे धीरे इस करंट का मान क्या होगा, कम होना चालू होगा, और यह T3 तक क्या होगा, आपके जो चार्ज कैरियर्स हैं वह क्या होंगे, अपने निर्धारित जंक्शन J1 और J3 जो के चार्ज कैरियर्स स्वीप आउट कर दिए जाएंगे। तो यह कहलाएगा आपका रिवर्स रिकवरी प्रोसेस, यानी कि जो रिवर्स लीकेज धारा के द्वारा आपके जो एक्सेस चार्ज कैरियर्स हैं, जो P से जो होल्स थे, यानी कि एक्सेस मात्रा में जो N की तरफ चले गए थे, वह पुनः कहाँ जाएंगे, P लेयर में आ जाएंगे, एनोड के नज़दीक वाली, और जो P लेयर थी जो N लेयर थी कैथोड के नज़दीक, उसके जो इलेक्ट्रॉन्स थे एक्सेस जो कहाँ पहुँच चुके थे जंक्शन J1 में, कहाँ पर, P लेयर में, ऊपर एनोड वाली लेयर में, वो वापस पुनः कहाँ जाएंगे, नीचे की ओर कैथोड की तरफ आ जाएंगे। तो ये कहलाएगा आपका रिवर्स रिकवरी टाइम या रिवर्स रिकवरी प्रोसेस, ठीक है। परंतु जो आपका जंक्शन J है, ये वाला जंक्शन J2, इसके भीतर कुछ चार्ज कैरियर्स ट्रैप्ड हो जाएंगे, और वह चार्ज कैरियर जो ट्रैप चार्ज कैरियर्स हैं वह फिर क्या बोलते हैं, इस रिवर्स धारा द्वारा प्रवाहित नहीं हो पाएंगे। तो उन्हें वापस से क्या, उन्हें जो हमें क्या विलुप्त करने के लिए क्या प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी, रिकॉम्बिनेशन के द्वारा ही वह विलुप्त होंगे, यानी कि उनके लिए जो समय लगेगा वो समय कहलाता है गेट रिकवरी टाइम। यानी कि वह समय जब देखिए, जब आपका जो J1 और J3 के जो चार्ज कैरियर्स हैं, जो रिवर्स रिकवरी टाइम के दौरान क्या थे, कुछ चार्ज कैरियर कहाँ पहुँच गए, J2 में पहुँच गए, और इसके कारण आपका SCR अभी भी फॉरवर्ड ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी को, यानी फॉरवर्ड ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी को मेंटेन नहीं कर पाया है। तो इन चार्ज कैरियर्स को जो कि J2 में अभी क्या हो चुके हैं, ट्रैप हो चुके हैं या फंस चुके हैं, उन्हें वापस से क्या बोलते हैं, विलुप्त होने में जो समय लगेगा उसे गेट रिकवरी टाइम कहते हैं। और ये जो चार्ज कह रहे हैं किस प्रक्रिया के द्वारा विलुप्त होंगे, वह रिकॉम्बिनेशन के द्वारा विलुप्त होंगे। यानी जंक्शन J2 में जो इलेक्ट्रॉन्स एवं होल्स हैं जो अभी ट्रैप हो चुके हैं, वह समय के साथ रिकॉम्बाइन होंगे, और रिकॉम्बाइन होने के साथ ही वह क्या हो जाएंगे, वापस से पुनः क्या हो जाएंगे, जंक्शन J2 को फॉर्म कर देंगे, जिससे जंक्शन J2 आपके
जो वोल्टेज ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी है, यानी कि पुनः से फॉरवर्ड वोल्टेज को ब्लॉक करने की क्षमता को पालेगा। तो इस समय को, यानी कि जो ट्रैप चार्ज कैरियर्स को जंक्शन J2 से रिमूव करने में जो लगने वाले समय को हम क्या कहेंगे, गेट रिकवरी टाइम कहेंगे। और किस प्रक्रिया के द्वारा ये चार्ज रिमूव होंगे, रिकॉम्बिनेशन, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं किस में जाके रिकॉम्बाइन हो जाएंगे, होल्स में, जिससे आपका जंक्शन J2 है, जो ये जंक्शन J2 है पुनः रिफॉर्म हो जाएगा और यहाँ पे पुनः से एक डिप्लीशन लेयर बन जाएगी, जो N की तरफ क्या आ जाएंगे, पॉजिटिव आयन आ जाएंगे, ठीक है, और P की तरफ नेगेटिव आ जाएंगे, जिससे क्या होगा, अब आपका ये SCR अब क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड वोल्टेज को क्या कर सकता है, अब आपके फॉरवर्ड वोल्टेज को ब्लॉक कर सकता है, ठीक है। तो इससे आपका SCR पूर्ण रूप से ऑफ हो जाएगा और इस समय को क्या कहेंगे हम, गेट रिकवरी टाइम कहेंगे, जो आपको इस कैरेक्टरिस्टिक में दिखाई दे सकता है यहाँ पर, ठीक है, जो T3 से T4 के मध्य है। अब यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हैं कि यहाँ पर एक जो वोल्टेज है, जो एनोड वोल्टेज है, वो कहाँ पे थोड़ा और समय के पश्चात जाके जीरो हुआ है, यानी कि यह किस कारण से होता है कि ये पावर सर्किट में जो वोल्टेज कुछ कंपोनेंट होते हैं, इंडक्टिव कंपोनेंट्स, वह आपके एनोड वोल्टेज को पूर्ण रूप से जीरो नहीं होने देते हैं T3 तक। तो प्रैक्टिकली जो ये जो रिवर्स रिकवरी टाइम है वो थोड़ा और क्या हो सकता है, एलोंगेट, यानी कि थोड़ा और समय ले सकता है, और जो प्रैक्टिकल टाइम कहलाता है आपका रिवर्स रिकवरी वो कहलाता है TC। यह केवल और केवल इंडक्टिव एलिमेंट्स के द्वारा जो मौजूद होते हैं पावर सर्किट में उसके कारण होता है। तो ये था टर्न ऑफ मैकेनिज्म, यानी कि जो, और इस लेक्चर के साथ ही आपकी जो पहली यूनिट है 305 की वह समाप्त होती है, और इसके साथ ही हमारा जो पहला यूनिट है वो समाप्त होने के साथ ही हम आपसे ये कामना करते हैं कि आप सारे वीडियो देखें और साथ ही साथ इन वीडियो से आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। धन्यवाद।